हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कैथोड रेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के बारे में पढ़ा था। आज टॉपिक छोटी ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जे थॉमसन ने कैथोड रेस का डिस्कवरी किया था। उन्होंने इस बात को बताया कि कैथोड रेस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस कैथोड रेस, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, उसके चार्ज कितने होते हैं, उसके मास कितने होते हैं। तो वह चार्ज को सेपरेटली, मास को सेपरेटली जे थॉमसन नहीं निकाल पाए। इसके जगह पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास का रेशो निकाला। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास का रेशो कैसे निकाला। तो चलिए इस पर, इसलिए आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ E by M रेशो। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं उसे आपको समझा देता हूं। देखिए, कोई पार्टिकल्स है, यहां पर हमने लिया, ये है P। ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर यदि मूव कर रही हो, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r हो, मान लीजिए इसका रेडियस r है, और r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर ये पार्टिकल P मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी है v। तो v वेलोसिटी से यदि पार्टिकल P r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये टेंजेंशियल लाइन है, टेंजेंशियल लाइन, इसके डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका वैल्यू होता है mv² बाई r, जहां m इस पार्टिकल p का मास है, v वेलोसिटी है, और r इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया इस इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m हो, तो ये स्मॉल m लिखेंगे, यहाँ भी स्मॉल m हम लोग लिखेंगे। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ कोई एक पार्टिकल P है जो r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और इसका वैल्यू mv² बाई r होता है। आप इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। चलिए इसको समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा एक और बात, अब जैसे मान लेते हैं ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो दो फोर्स लगता है, एक टेंजेंशियल लाइन के डायरेक्शन में जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और एक इस सर्कुलर पाथ का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लेते हैं उसका सेंटर ये है, तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो तरह का फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू mv² बाई r होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं। हमारे टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ E by M रेशो। इसके लिए हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, इसमें पहले के जैसे एक कैथोड और एनोड को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिट कर लिया है।
इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक एंड है वो सर्कुलर है। जब ये सर्कुलर है तो इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा। हमने माना इसका रेडियस r है, यहाँ हमने देखा है कि इसका रेडियस भी r है। अब क्या करते हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड का प्रेशर काफी रिड्यूस कर देते हैं, जैसा कि कैथोड रेस के स्टडी के टाइम में किया गया था। ये काफी कम घटा करके कर दिया जाता है, 0.001 mmHg कर दिया जाता है और फिर इससे हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। आपको पता है कि एट वेरी लो प्रेशर हाई पोटेंशियल अप्लाई करने पे उससे एक नीली कलर की रेज निकलती है, जिसे ही कैथोड रेज कहते हैं। तो यहां से पहले के जैसे ये कैथोड रेज निकलेंगे। अब कैथोड रेज क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से बने, वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल से ही बने होते हैं। निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो इसलिए यहाँ हमने दिखाया कि ये क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के देखिए, कैथोड से निकल रही है, इधर जा रही है, जा रही है। इसके जो दूसरे एंड जो कि सर्कुलर है, उसके अंदर वाले फेस को, सरफेस को हमने जिंक सल्फाइड से कोटेड करके रखा है। और जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। अब ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होता है? यदि इस ऐसे सब्सटेंस जिनके सरफेस पे यदि कोई लाइट जैसे ही आती है तो वो ग्लो करने लगता है, उसी को फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो इससे हमने कोटेड करके रखा। तीसरे अंदर वाले को हमने दिखा फ्लोरेसेंट स्क्रीन के जैसा वो काम करेगा। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन रेंज, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करके आ रहे हैं, मूव करते आ रहे हैं, यहां पर आकर के टकराएंगे। आई अंदर का जो सरफेस है फ्लोरेसेंट, तो यहां पर ये लाइट ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? यहां पर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या अप्लाई किया हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, देखिए यहाँ हमने अप्लाई किया है, यहाँ से इसका हमने रेडियस को मेजर किया है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, तो कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। हमने माना इसका स्ट्रेंथ है B, इसको हमने यहाँ लिखा, लेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B है। इस सर्कुलर ये जो बनाया हुआ है कर्व जैसा, इसका वन एंड, उसका रेडियस है R। तो देखा ऐसा जाता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो यह जो कैथोड रेज X पॉइंट पे ग्लो कर रहा था, वह मूव करके Y पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन थोड़ा सोचिए, जिस पाथ पे ये X से Y पे मूव करके आ गया, लेकिन जिस पाथ पे मूव किया वो क्या है? सर्कुलर। जैसे कि यहाँ था, ये सर्कुलर था, ये पार्टिकल P था, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, तो यह भी तो सर्कुलर जो ग्लो करने वाली पॉइंट्स था, X से Y पर चला गया, तो सर्कुलर पाथ में मूव किया ना। इसका रेडियस कितना था? R। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² के इक्विवेलेंट होगा। अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसका स्ट्रेंथ है B, रेडियस है R। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ ई चार्ज पार्टिकल के कारण, वो इक्विवेलेंट होता है BeV के, जहाँ V वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये जो फोर्स है वो कहाँ काम कर रहा है? ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस सेंटर से इसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये BeV जो काम कर रहा वो इसको इनसाइड खींचने की काम कर रहा। वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स को, ये सारे जो पार्टिकल्स जो यहाँ पर ग्लो कर रहे थे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको आउटसाइड ले जाने की कोशिश करेगा। देखिए ये टेंजेंशियल लाइन में काम कर रहा है, जहां ये ले जाएगा तो इसे तो दूर ले जाएगा ना। देखिए आप देखिए, धीरे धीरे इससे डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है।
यानी ये जो फोर्स है वो इस सर्कुलर पाथ पे नहीं चाह रहा है कि घूमने देना चाह रहा है, लेकिन ये जो फोर्स इनसाइड लग रहा है बी ए वी, वो चाह रहा है कि नहीं सर्कुलर पाथ पर भी आप रोटेट करो। लेकिन ये रोटेट, ये जो ग्लो कर रहा था पॉइंट, वो एक्स से वाई पे चला गया, लेकिन तो एक्स भी सर्कुलर पाथ पे, वाई भी सर्कुलर पाथ पे, यानी ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाले ये जो एम बी स्क्वायर बाई आर है, ये बी ई वी के एग्जैक्टली इक्वल है। क्यों? यदि ये ज्यादा होते तो ये यहां से अंदर आ जाता, यदि ये ज्यादा होते तो ये यहां से इधर आ जाता। तो ना ये सर्कुलर पाथ से बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, देयरफॉर बी ई वी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। m mass of electron, v velocity of electron, r radius of circular path, b e v। अब यहाँ से हम लोगों ने देखना था, अब यहाँ से इस v को कैंसिल कीजिए, यहाँ से आगे b e इक्वल टू एम वी बाई आर, यहाँ से e और m, क्योंकि हमें e बाई m का रेशो निकालना, तो e m को यहाँ लाइए, ये क्या हो गया, ऊपर में v बचा, नीचे में b इंटू ये b इंटू ई, तो यहाँ रह गया b, यहाँ r, b इंटू r, इसको इक्वेशन 1 हमने माना। अब इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस तरह से अप्लाई करते हैं, उसका एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि पॉइंट जो ग्लो कर रहा था वो x से y में चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यह ग्लो करने वाली पॉइंट्स y से फिर ओरिजिनल स्टेट में शिफ्ट हो जाए। अब थोड़ा सोचिए, ये ओरिजिनल स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पे, वो मैग्नीट्यूड में, और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा था, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है और इक्वल भी है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो ऐसा किया कि इस अब ग्लोइंग जो पॉइंट था वो वहीं पर आ गया था, फिर से वो चला गया x पे, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से अब हम लोगों ने निकाला, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन E चार्ज के कारण जो डेवलप हुआ वो हो गया E इंटू ई। तो इसको हमने यहाँ लिखा, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण E और E कैंसिल हो गए, V इक्वल टू E बाई V। अब इस V का वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से V इक्वल टू E बाई B, नीचे में क्या है B इंटू R, यहाँ B इंटू R कर दीजिए, यहाँ भी R हो जाएंगे। देखिए तो इस तरह ये क्या होगा, आपने निकाला यहाँ से E डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू आर, इसको इक्वेशन 3 मान। यहाँ देखिए E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह भी आपने अप्लाई किया था, यह भी आपने ही अप्लाई किया था, तो किस स्ट्रेंथ का आपने अप्लाई किया वो आपको पता है, ए भी नोन है, ए भी नोन है, रेडियस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो आर भी पता है, तो इससे हम लोग E बाई एम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब इसको निकाला गया E B R सभी का वैल्यू पुट किया गया, substituting the value of E B and R, E by M becomes equal to minus 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram।
और ये चार्ज बाई मास का ये रेशो निकला। नेक्स्ट ये इसका मतलब ये हो गया चार्ज बाई मास का रेशो इस तरह निकलता है। इस तरह से हम लोगों ने जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास का रेशो फाइंड आउट किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, उसके मास क्या है, उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने चार्ज बाई मास का रेशो निकाला। अब ये चार्ज बाई मास का रेशो इन्होंने निकाला इस तरह से, और इक्वल हो गया -1.76 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब पर ग्राम। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि जब कैथोड रेज किसी मेटल प्लेट से टकराती है तो एक नई रेस जनरेट होती है जिसे हम लोग एक्स रे कहते हैं। तब देखिएगा ये एक्स रे क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। जैसे इसको हमने यहाँ ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स है और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स को हमने दिखा है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स यदि बाहर जाएंगे तो ये कैथोड रेस बनाएंगे, कैथोड रेस। जब इसके इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो ये एक्स रेस जनरेट करेंगे। जब ये न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा तो ये बीटा रेस रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन is responsible for cathode rays which are present in its outermost cell, but the electrons which are present in inner cell is responsible for X rays, and nucleus is responsible for beta rays because beta rays is a negative charge particles. तो इस प्रकार हम लोगों ने इस लेक्चर में ये सीखा how do we determine charge by mass ratio of electron. So हम लोगों ने इस तरह से इसको हम लोगों ने निकाला। शायद आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज का एक छोटा सा वीडियो था। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मिलिकन। तो मिलिकन ने वाइल्ड ड्रॉप मेथड से चार्ज बाई मास रेशो को निकाला। तो वो चार्ज बाई मास रेशो को कैसे निकाला, एक अपने आप में थोड़ी बड़ी टॉपिक है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए आज हम लोग इतना पर ही इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। सो ओके, हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं और ये सीखते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया गया, किस साइंटिस्टों ने किया और कैसे किया। सो टुडेज थैंक्स टू ऑल।